बांग्लादेश इन दिनों हिंसा की आग में सुलग रहा है। वहां हालात बेकाबू हो चुके हैं। हजारों लोग सड़कों पर हैं। उपद्रवी सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करने पर उतारू हैं। बेकाबू आंदोलनकारियों के आगे कानून व्यवस्था लगभग दम तोड़ चुकी है। इन सब के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में सेना प्रमुख वकार उज जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। मगर सवाल ये कि बांग्लादेश में आखिर हालात बेकाबू हुए कैसे। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी मौजूद हैं। फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं और बांग्लादेश और भारत के संबंधों पर इनकी कड़ी नजर है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। संदीप जी, मैं सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करूंगा कि हमने कल तस्वीरें देखी कि किस तरह से प्रधानमंत्री शेख हसीना जैसे ही इस्तीफा दिया, उन्होंने वहां से उनका हेलीकॉप्टर सीधा भारत की तरफ उन्होंने रुख किया। क्या वजह रही, ये सबके मन में सवाल है कि उन्होंने भारत को ही क्यों चुना। क्या भारत उनके लिए सेफ स्पेस है और क्या भारत को कहीं कुछ नुकसान तो नहीं अगर वो ज्यादा समय तक यहाँ पर रहती हैं तो। दो सवाल मेरे। देखिए, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि भारत को ही क्यों चुना जी, तो कल का दिन ऐसा था जो इतिहास के पन्ने को पुनः वो रिपीट किया। 15 अगस्त 1975 को जिस प्रकार से उनके पिता की हत्या हुई थी, असैसिनेशन हुआ था बांग्लादेश में, और उनके पूरे परिवार को मार डाला गया था और आर्मी के थ्रू। तो और उस समय ये सौभाग्य था कि दोनों वहां नहीं थे, दोनों बहनें ये जर्मनी में थी। और जब भारत की सूचना मिलती है तो भारत जर्मनी से उनको सेफ इंडिया लाता है। उस समय तत्कालीन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने सेफ वहां से निकाला और भारत पर उनको शरण दिए, ना कि शरण दिए बल्कि वो कुछ दिन तक यहाँ रही और इसके बाद फिर बांग्लादेश जाती है। तो एक कहीं ना कहीं के एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है आपके दिल में जब आपको लगता है कि हमारा पड़ोसी देश हमें अंतिम रूप से एटलीस्ट जीवन तो दे ही सकते हैं। जब आपको जीवन मिल जाता है तो आगे की लड़ाई आप लड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब पूरी तरह से क्योटिक सिचुएशन बनी बांग्लादेश में तो उन्होंने भारत का रुख किया और भारत ने भी उनको न केवल शरण दी बल्कि इस पूरे जो क्रिटिकल सिचुएशन थी उस क्रिटिकल सिचुएशन पे भारत की पैनी नजर है कि सबसे पहले तो बेगम हसीना शेख को बचाया जाए और दूसरी बात फिर आगे के जो डायनेमिक्स होंगे उस पर भारत की कंटिन्यूस पर नजर बनी हुई है। संदीप जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ये यादें ताज़ा हो गई जब 15 अगस्त 1975 की जब सेना ने उनके पूरे परिवार पर हमला किया था। क्या अभी के हालात में हम देखकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों को सेना बैकहैंड कर रही थी, क्योंकि शेख हसीना जिन्होंने हाल ही में सरकार बनाई, 300 में से 204 से ज़्यादा सीटें मिली, एक मजबूत बहुमत की सरकार कहा जा सकता है उनकी सरकार को। इतनी आसान तो नहीं थी उनकी सरकार को कहीं ना कहीं गिराना। और इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा कि जैसे ही शेख हसीना का इस्तीफा आता है उसके तुरंत बाद सेना प्रमुख वकार उज जमान सबके सामने आते हैं। वो कहते हैं कि अब सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है और अंतरिम सरकार बनाएगी। तो क्या सेना प्रदर्शनकारियों को बैकहैंड कर रही थी या प्रदर्शनकारियों के पीछे सेना का हाथ है? आप क्या समझते हैं इससे? जी देखिए, 1975-2024 की जो कॉन्टेक्स्ट संदर्भ है वो भिन्न है। वो हम ये नहीं कह सकते कि आज वही सिचुएशन है। और ये जरूर है कि 1975 से लेकर के आज तक 2024 तक अपने के इतिहास से बांग्लादेश में, और ये जो कल हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है। इवन 2009 में जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो उसके पहले भी वहां इस तरीके का मिलिट्री कूप देखने को मिला है। और पूरा एक इतिहास है 1971 से लेकर अभी तक 29th मिलिट्री कूप हो चुके हैं। और 91 के बाद वहां डेमोक्रेसी रिस्टोर करती है और फिर इसके बाद इवन खालिदा जिया कभी बीएनपी रहती है, कभी इनकी आवामी लीग रहती है। लेकिन बात जब कल की करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि कल की जो सिचुएशन है इसको हम 1975 की सिचुएशन से इसलिए नहीं माप सकते हैं क्योंकि, और ये भी नहीं कर सकते हैं कि मिलिट्री का पूरा बैकअप है, मिलिट्री का सपोर्ट है वहां के जनाक्रोश को। मुझे जो लगता है मिलिट्री से ज्यादा वहां का जो सपोर्ट मिला इस पूरे आंदोलन को वो पाकिस्तान का मिला और चीन को मिला। और पाकिस्तान को इसलिए मिला क्योंकि जो इस समय हमने देखा कि पिछले 15 सालों में शेख हसीना के नेतृत्व में जो बांग्लादेश इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, सोशल रिफॉर्म्स किया, वो डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। वहां पर प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलर जो डॉक्ट्रिन उनको लेकर वो चली। और सबसे बड़ी बात जो हुई थी कि वहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया।
जी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को लेकर बहुत कमिटेड थी। और जहां तक कि भारत की बात करूं तो भारत के जो उनके रिश्ते 15 साल में इंप्रूव हुए हैं, जो रोबस्ट रिलेशन हुए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। आपको बता दूं 2016 में भारत ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया $8 बिलियन का, और वो किस लिए था? वो रोड और रेल शिपिंग एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। तो भारत का अपने एक डायरेक्ट इंटरेस्ट है, एक कह सकते हैं कि पूरा लगा हुआ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा पड़ोसी देश है हमारा जिससे हमारी 5 राज्यों की सीमा साझा करती है। एक ऐसा पड़ोसी देश है जहां से हमारी कल्चरल टाइज है। इसके सृजन में भारत का अपना योगदान रहा है। भारत ने 1971 में इस देश की आजादी में, इस देश के सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि पाकिस्तान को आज तक ये बात खलती है, चाइना कोई बात नहीं डाइजेस्ट होती है कि बांग्लादेश भारत की तरह आर्थिक प्रगति के राह पर न चले। और यही कारण है कि एशिया में इवन ऐसा रिपोर्ट आती थी कि एशिया में बांग्लादेश की जो आर्थिक प्रगति थी वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, वहां पर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, वहां पर जो रोड कनेक्टिविटी बढ़ी है, और स्पेशली यदि मैं बात करूं इकोनॉमिक की तो बहुत बड़ा मुद्दा है इकोनॉमिक का। जी। भारत के साथ इस समय $13 बिलियन हमारा जो उनके साथ व्यापार है $13 बिलियन है। और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। तो ये सारी जो बातें थी, ये सारे डायनेमिक्स चल रहा था, ये पाकिस्तान को, चीन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि चीन चाहता है कि जिस तरह के श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव में उसके जो पपेट बैठे हुए उसी तरीके से बांग्लादेश रहे। लेकिन शेख हसीना ने चीन के इस इरादों को हमेशा हमेशा साइडलाइन किया है। उसके लिए चीन और भारत संतुलन बना के उन्होंने हमेशा चलिए। और हमने देखा कि जिस तरीके से अभी उन्होंने दिल्ली की यात्रा की, उसके बाद उन्होंने बीजिंग गई, और बीजिंग के बाद वो निराशा से लौटती हैं। तो एक कह सकते हैं कि पूरा एक गेम है, ये ग्रेट गेम है। ये पूरे जो चाइना का डायनेमिक्स है, वो डायनेमिक्स ये कि डिस्टेबलाइज कीजिए, और पूरी तरह से जो वहां की मॉब थी, ये बहाना था, कोटा तक एक बहाना था, और कि शेख हसीना को वहां से हटाया जाए और खालिदा जिया को लाया जाए, क्योंकि खालिदा जिया आती है तो चाइना की और पाकिस्तान की आवाज खालिदा जिया बांग्लादेश में उठाएंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि अब खालिद है बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको क्या लगता है? जी ऑफ कोर्स, जिस तरीके से जो आर्मी चीफ इन्विटेशन दिया इंडियन गवर्नमेंट का, तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बुलाए। उन्होंने कहा कि बीएनपी के पार्टी जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के, उन्होंने इन्विटेशन दिया कि आखिर वो चेहरा कौन बनेगा। रातों रात वहां कोई नायक नहीं बन जाएगा, रातों रात चेहरा नहीं बनेगा। और एक चीज बता दी, इस समय जो स्थिति है वो मिलिट्री वहां पर रिजीव नहीं कर सकती, मिलिट्री शासन नहीं आ सकता, मिलिट्री बैकअप दे सकती है, मिलिट्री सिचुएशन को संभाल सकती है, लेकिन मिलिट्री शासन नहीं कर सकती, क्योंकि मिलिट्री शासन चीन और पाकिस्तान के इरादों को आगे नहीं लाया जा सकती। वो लोकतंत्र का मास्क दिखा करके ही वहां पर भारत से संबंध बिगाड़ने की पूरी कोशिश है। तो मुझे जो लगता है, मेरा एनालिसिस ये है कि वहां की जो जनता है, वहां का सोशल अनरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना उसको फ्यूल किया गया। और अदरवाइज आप देखिए जिस प्रकार से कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को डिस्टेबलाइज किया गया, वहां पर जो अव्यवस्था अराजकता देखने को मिली, क्या लोकतंत्र के इतिहास में कभी छात्र आंदोलन का इस तरह का आपने जीवन में देखा है? पूरे इतिहास में कभी ऐसा आंदोलन इसको आंदोलन ना कहा जाए, ये पूरी अराजकता थी। जिस प्रकार से वहां को पूरी का पूरा अव्यवस्था चरमराई, हमने देखा, फुटेज देखा, तो ये फुटेज कहीं ना कहीं एक कंस्पिरेसी की देन है, रिफ्लेक्शन है, और वो रिफ्लेक्शन में पूरी तरह से पाकिस्तान और चाइना की ओर इशारा करता है। बेशक आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया, और शेख हसीना ने कहा था कि जब 4 अगस्त को पूरा प्रदर्शन हुआ तब उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि इस प्रदर्शन के पीछे छात्र नहीं, कहीं ना कहीं छात्र के बेस में आतंकवादी हैं जो देश की स्थिति को और ख़राब करना चाहते हैं या फिर और हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी बात अब सही होती नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सभी ने तस्वीर देखी कि प्रधानमंत्री आवास में घुसकर उसे अपने कब्जे में ले लिया गया, वहाँ सामान इधर उधर कर दिया गया। ठीक मुझे कुछ हालात श्रीलंका जैसे नज़र आए, क्योंकि श्रीलंका में भी हमने पिछले साल हाल ही में पिछले साल तस्वीरें देखी थी। वहाँ पर भी प्रधानमंत्री आवास में किस तरह से प्रदर्शनकारी घुसे थे और उन्होंने उस पूरे प्रधानमंत्री आवास को कब्जे में ले लिया था। एक और सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, जिस तरह से कल वो शेख हसीना यहाँ पर आई, उन्होंने भारत में अजीत डोभाल से मुलाकात की, और भी आला अधिकारी मिले एयरफोर्स के उनसे। क्या अब शेख हसीना कोई दूसरी पनाह खोज सकती है, क्योंकि जिस तरह से बात सामने आ रही है कि वो लंदन जा सकती हैं, क्या इस बात सही है? और क्या शेख हसीना को ऐसा करना चाहिए, दूसरे देश में उन्हें पनाह ढूंढनी चाहिए? देखिए, बांग्लादेश में ये देखने को मिला है कि जब, या पाकिस्तान में हम भी देखते हैं
कि जी। जब इस तरीके से घटना होती है तो वहाँ के जो लीडर होते हैं वो दूसरे देशों में शरण लेते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जी। और वो वहां जाते हैं जहां उनको लगता है कि सबसे पहले उनकी उनकी जिंदगी जो है वो सुरक्षा में आएगी, उनकी लाइफ को सिक्योरिटी मिलेगी। तो एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहां तक शेख हसीना जी की बात है कि वो लंदन जाएंगी, तो अभी तक जो जो मीडिया सोर्सेस से पता ये चला कि लंदन ने भी डिनाई किया है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है शरण देने के लिए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा कि उनको डेस्परेशन से यहाँ से एग्जिट करने के लिए बोले, क्योंकि भारत की पहली प्राथमिकता ये है कि उनकी लाइफ को सिक्योर करे, क्योंकि बेगम शेख हसीना जी के नेतृत्व में ही बांग्लादेश महफूज था और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही रोबस्ट थे और दोनों एक अच्छी फ्रेंडशिप लेकर आगे बढ़ रहे थे, जो कि किसी भी हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसा नहीं। हमने श्रीलंका में देखा कि श्रीलंका किस तरीके से पपेट बना रहा, स्पेशली यदि पोर्ट की बात करो, मनटोटा पोर्ट की बात करें, पाकिस्तान तो जग जाहिर है। मालदीव को हमने अभी भी रिसेंटली देखा, मोदी गवर्नमेंट को किस तरीके से ऑल आउट इंडिया का नारा दिया गया है। नेपाल में तो रिलेक्टेंट रहता है, कभी प्रो कभी अगेंस्ट बना रहता है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि भारत की जो सीमाएं, जो भारत का जो नेबरहुड है वो बहुत फ्रेजाइल है और इस फ्रेजाइलिटी में ये भारत का दायित्व बन जाता है कि वो लीडर जो आपके साथ खड़ा रहा है, जो आपके साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिश करता रहा है, चाइना की चिंताओं को, चाइना के प्राथमिकताओं को दरकिनार किया है, इस तरह के लीडर को हमारा दायित्व बन जाता है कि हम उसको महफूज करें। एक सवाल और मेरा यहाँ पर है कि क्या शेख हसीना का भारत पे रहना भारत की आंतरिक राजनीति पर कहीं असर डालेगा? क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है, साथ ही 5 और राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि रिफ्यूजी एंटर करें और आंतरिक राजनीति को कहीं ना कहीं उससे खतरा हो। आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि भारत की 5 राज्यों की सीमाएं अराउंड 4096 किलोमीटर हमारी सीमाएं साझा करती हैं। बिल्कुल। और आप जब आपने कहा कि क्या भारत की आंतरिक राजनीति क्या उससे प्रभावित होगी, मुझे नहीं लगता। आज मैंने मीडिया में जो देखा कि सुबह ही चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी जो वेस्ट बंगाल की हैं, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि जो भी सेंट्रल का डिसीजन होगा हम उसको फॉलो करेंगे, उसको मानेंगे। और बंगाल में भी उन्होंने कहा कि पूरी तरह से शांति बनाए रखें, किसी तरह से रिमर्स में न जाए। तो भारत का एक अपने क्रेडेंशियल, मैं आपको बता दूं, फॉरेन अफेयर्स के इशू पर, विदेशी मुद्दे पर, स्पेशली जब नेबरहुड की बात आती है, तो हिंदुस्तान में एक कंसेंसस दिखता है, हिंदुस्तान में एक सहमति दिखती है। वहां पर मुझे नहीं लगता इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए, ना होगी। ये मेरा विश्वास है कि एक ऑल पार्टी का एक कंसेंसस है कि सबसे पहले हम अपनी बाउंड्री को महफूज करें। यदि हमारी बाउंड्री सुरक्षित रहेंगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। अदरवाइज इस तरह के स्पिल और इफेक्ट, और जो सबसे बड़ा जो जाइंट बैठा है, जो एलिफेंट इन द रूम है, वो चाइना है, वो बहुत बड़ा थ्रेट है भारत के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से भारत की सीमाओं में, जहां जहां हमारे पड़ोसी देश है, वहां पर वो अपने मिलिट्री बेस बना रहा है, अपना पोर्ट अपने स्थापित कर रहा है, एयरबेस बना रहा है। तो ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि भारत की आंतरिक राजनीति में एक कंसेंसस बनेगा, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके उनके आने से यहाँ पर बहुत किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स होगी। जी, अभी हम कुछ देर पहले प्रदर्शन की तस्वीर की बात कर रहे थे। क्या हम देखें तो ये प्रदर्शन की तस्वीर कहीं ना कहीं डराने वाली हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 53 साल से भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध हैं और ये पूरा जो ट्रेड चला रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच, कहीं ना कहीं उसे अब नुकसान होगा। और आने वाले भविष्य में हम किस तरह से देखेंगे बांग्लादेश से ट्रेड, क्योंकि एक भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है और भारत और बांग्लादेश के बीच, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पावर प्लांट प्रोजेक्ट भी एक बहुत बड़ा चल रहा है। आप उसे कैसे देखेंगे? जी, यही जो आपने सवाल किया है, यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है कि जिस कंट्री के साथ, स्पेशली यदि मैं 2009 के बाद से बात करूं, तो भारत और बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक जो हमारा रिलेशन है, जो ट्रेड का रिलेशन है, बहुत ही रोबस्ट हुआ। और मैं उसका एग्जांपल देता हूं। अभी जनवरी 2024 पर भारत बांग्लादेश दोनों की लीडरशिप ने यह तय किया कि अब हम बात करेंगे कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम सेपा कहते हैं। और इस सेपा आ जाने से क्या होगा कि कस्टम जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगी और ट्रेड हमारा और रोबस्ट बनेगा। और एक चीज ये भी ध्यान देने की बात है कि चूंकि एक तो पड़ोसी देश है, दूसरा ये कि इंडिया का सबसे जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कॉटन का, वो अभी भी बांग्लादेश है। हमारा 34% कॉटन एक्सपोर्ट बांग्लादेश को होता है।
तो ये डिसरप्शन में जाएगा। दूसरा, अभी हम अक्टूबर 2023 में हम बात कर रहे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एफटीए की बात हो चाहे सेपा की बात हो, ये कंप्लीट डिसरप्शन होगा, क्योंकि जो लीडरशिप आ रही, मैंने बताया, वो लीडरशिप कतई नहीं चाहिए कि भारत के साथ जो इस तरीके के लिंकेजेस, जो ट्रेड लिंकेजेस हो रहे थे, जो इकोनॉमिक रोबस्ट हो रही थी, वो कंटिन्यू रहे। और ये भारत की विदेशी नीति नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विदेशी नीति में कंटिन्यूटी होती है, लेकिन चूंकि वहां की विदेशी नीति में कंटिन्यूटी होती है कि वहां पर जो इंटरफेरेंस है चाइना का और पाकिस्तान को, वो कतई नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ जो शेख हसीना अपने बायलैटरल रिलेशन को आगे बढ़ा रही थी इकोनॉमिक टर्म्स में, मैंने बताया कि इन कनेक्टिविटी भारत के लिए बहुत बड़ा सवाल था। हमारा जो हमारा जो पूर्वोत्तर है, जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, वो कनेक्टिविटी के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री थी। लेकिन यदि ऐसा होता है, जो संभावना है कि अब खालिदा जी वहां पर आएंगी, तो वो ये भी एक तरह से डिसरप्शन है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है। अब हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो क्या स्वरूप लेगा। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार चाइना और पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है, उसी तरह से भारत एक पड़ोसी मुल्क भारत का बांग्लादेश भी है और कहीं ना कहीं हमेशा दोस्ती के ही संबंध रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि वहाँ पर शेख हसीना की सरकार या फिर अवामी लीग वापस सत्ता में नहीं आती, और तो भारत की दोस्ती कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है बांग्लादेश के साथ, क्या ये कहना सही होगा? कंप्लीटली तो नहीं कर सकते, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन बने रहते हैं। खालिदा जिया के टाइम में भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बने रहे। हम स्टैंड ऑफ नहीं कर सकते कि कंप्लीटली पॉज होगा, बट हाँ, ये जरूर है कि जब ऐसी लाइन ऑफ लीडरशिप आती, क्योंकि आपको खालिदा जिया के बीएनपी की जो लाइन ऑफ आइडियोलॉजी, लाइन ऑफ फिलॉसफी है पार्टी की भारत को लेकर के, वो डिफरेंट है। इसलिए हम पूरा देश शेख हसीना को चाहता है, और शेख हसीना की रिजीम जो उनकी अवामी लीग है, उनका अपना इतिहास है। मैंने आपको बताया कि उनके फादर वहाँ के जनक कहे जाते हैं, फाउंडर कहे जाते हैं। उनका पूरी तरीके से भारत के साथ एक हमदर्दी थी, तो एक अपना हिस्टोरिकल उसके वो है, बैगेज है। लेकिन खालिदा जिया जी आती हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी जो अभी तक 2009 से कंटिन्यू चली आ रही थी। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा, आखिरी सवाल आपसे। ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में कि हालात इतने बेकाबू हो गए? क्या इसके पीछे सिर्फ आरक्षण का प्रदर्शन ही माना जाए, या फिर और कोई भी बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें देश तक छोड़ने के लिए कहा गया? देखिए, ये फ्यूलिंग क्राइसिस है। कोई भी क्राइसिस हो तो उसको फ्यूल कॉल करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। और ये कोटा का जो एक फैक्टर था, और वो लेजिटिमाइज इस जो जब ये निर्णय लिया गया, डीसी में लिया गया, तो उसका लॉजिक ये था कि भाई फ्रीडम फाइटर्स के जो लोग थे उनको जज किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। तो एक कह सकते हैं कि इस तरह के डिसीजन होते हैं, तो जो एक लेमैन सोसाइटी होती है, जहां पर एक साधारण स्टूडेंट होता है या पूरा वर्ग होता है छात्रों का, उनके मन में कहीं ना कहीं होता है कि कब तक पूरा क्या जिंदगी रिजर्वेशन खाएंगे, कब तक पूरा ये जो आजादी का नारा बता करके ये हमारा हक छीने। तो एक फैक्टर मान सकते हैं कि ये एक इनिशियल फैक्टर था पूरा फ्यूल करने का। लेकिन ये जैसे मैंने कहा, जो कल की फुटेज है, ये फुटेज रिजर्वेशन का कितना बड़ा नहीं हो सकता है कि आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जा करके वहां जैसे उन्होंने जो किया, जो डिस्ट्रप्शन हुआ, वो किसी भी डेमोक्रेसी की सोबर इमेज नहीं होती। पूरी दुनिया में ये बहुत ही हल्की बात हुई कल, और ये बहुत ही शर्मनाक सेम था कि एक इतनी बड़े ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, जो कंट्री को रूल करता है, मुझे लगता है इसके बाद भी कोई आएगा, यदि खालिदा जिया भी आती हैं तो वहीं पर जाएंगी, उनको वहीं रहना है। तो एक जो गरिमा होती है, वो कहीं ना कहीं कल हमने देखो को मिला कि ये छात्र आंदोलन नहीं होता है। और इसके पीछे फ्यूलिंग फैक्टर मैंने आपको बताया, खालिदा जिया की पार्टी है, चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट है, और चाइना का अपना स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है। वो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन ये है कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, जो मोतियों की माला है, जो फिलॉसफी है चाइना की, वो फिलॉसफी बांग्लादेश खटक रहा था, और बांग्लादेश पूरी तरह से उनके उसमें रडार में नहीं था। अब मुझे लगता है कि चाइना कंप्लीटली अपना गेम जो है प्ले करेगा खालिदा जिया आने के बाद। बेशक, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए देखना ये दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश में अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है, वहाँ पर अंतरिम सरकार कब तक चलती है और अगले चुनाव कब होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। नमस्कार।